सर अभी ये जो मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां बन रही थी, अभी तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है युद्ध को लेकर, हम अक्सर देखते हैं कि जहां जहां युद्ध हो रहा होता है वहां वहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस जरूर होता है, अमेरिका का हाथ जरूर होता है। और अमेरिका भी कुछ ऐसा ही देश, ऐसी ही कंट्री है जो अक्सर किसी ना किसी देश पे हमला कर देती है। इसके पीछे वजह क्या है? मतलब ये जो तानाशाही के पीछे जो पावर है अमेरिका का, कहाँ से आ रहा है कि वो हर देश पे हमला करने की ताकत अमेरिका के पास कहाँ से आ रही है? एक अपने यहाँ कहावत है भारत में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सुना होगा, बहुत ही फेमस कहावत। और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सीधा मतलब है, लाठी का मतलब होता है शक्ति से, शक्ति नहीं यानी कि पावर। जिसके पास पावर होता है ना, वो उसका इस्तेमाल करता है। अब पावर आती कैसे? पावर आती ज्ञान से। ज्ञान कैसे आता है? शिक्षा से। अभी आपने देखा होगा, हमारे भारत की बात है, भारत में हमने अग्नि मिसाइल बनाई। कब बनाई? अभी बनाई। अब कल्पना करेंगे ऋषभ, ये अग्नि मिसाइल अमेरिका ने 1971 में बना ली थी, 55 साल पहले उसने बना ली, क्योंकि वो पावर है उसके पास। मतलब पावर मिसाइल बनाने के मामले में हम 55 साल पीछे चल रहे हैं, 70 साल पीछे हैं। कहने से कहा है, कहने से ये नहीं होता हम बिस्कुट बनने जा रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे देश में शिक्षा की स्थिति क्या बताइए। हमारे देश में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, जो 300 यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में 300 है, उसमें एक में हम नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। आप पत्रकारिता जीवन में है, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे। इसके साथ 100 हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए पूरे विश्व की, बल्कि 200 उठा के देख लीजिए, एक में भी हम नहीं है। और ये अभी स्थिति है। अभी अगर पुराने समय की हम बात करें सर, वो हम तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी का केंद्र हमारा भारत था। अरे यार, चिकित्सा हमने सिखाई, सर्जरी हमने सिखाई। अब कल्पना करिए आपकी आज स्थिति क्या है। इसके बाद डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, गूगल हमारा नहीं, फेसबुक हमारा नहीं, यूट्यूब हमारा नहीं, कुछ हमारा नहीं, सब कुछ किसका? तो जहां पावर होती है, सत्ता वहीं रहती है। तो ये कहावत बिल्कुल सच है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका की पॉलिसी शुरू से रही है कि जिसे वो चाहिए। अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है? आप देखो अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका डॉलर में पैसे लेता है और पूरी दुनिया को मजबूर करता है पैसा डॉलर में लेने के लिए। आप कुछ भी सामान लें, चाइना से लें, कहीं से लें, आपको डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर किसका है? उसका। अब वो क्या कह रहा है कि जो हमला हो रहा है, अब उसकी स्थिति ये है कि पूरी दुनिया चलती कैसे? डॉलर से चल रही है इस समय। अब चलने के लिए क्या चाहिए? डीजल, ईंधन। तो ईंधन पे कब्जा कर रहा है, क्योंकि पावरफुल हो ही गया है। तो सवाल यह है कि हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, ज्ञानवान होना पड़ेगा। और ज्ञान जब हमारे पास आएगा, तब हम जाके जब अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे, ताकत हमें तब आएगी। ताकत लट से नहीं आती, ताकत आती है पढ़ने से। ज्ञान हमने यार आविष्कार क्या किया? कुछ किया ही नहीं है, तो ताकत हमारे पास कहां से होगी? उसके पास ज्ञान है। आप देखो उनकी यूनिवर्सिटीज देखो ना, जैसे यहाँ टाउनशिप होते हैं ना, वैसी उनकी यूनिवर्सिटीज हैं। पढ़ते हैं वो लोग। हम लोग सिर्फ सरस्वती का नाम लेते हैं, पढ़ते नहीं है, क्योंकि हमारा माहौल ही नहीं है पढ़ने का। कुछ थोड़ा बहुत माहौल है। सरकार क्या कर रही है? आप किसी भी आप उसमें चले जाइए, अच्छे शिक्षण संस्थान में 50 लाख रुपए, MBBS करने के लिए 1 करोड़ रुपए, क्या आम आदमी कर सकता है? इसके साथ दूसरी चीज क्या होती है? जाति पात। दलित के, OBC वर्ग के या सवर्ण में कितना बेसिक फर्क आपने समझा ये बात? आप देखिए कि उसके 40% नंबर आ गए, वो डॉक्टर बन गया। हमारे 90% आए, हम पीछे हो गए। क्यों भाई? तो जब तक ये सब चलता रहेगा, हम ऐसे ही पिटते रहेंगे। एक कहावत है कि अगर गधे और घोड़े की रेस लगा रहे हो और घोड़े के पैर में आपने जंजीर बांध दी है, तो जाहिर सी बात है जीतेगा गधा ही। अक्सर ऐसी कहावतें देखने को मिलती हैं। सर, ताकत की बात कर रहे थे अभी आप। ताकत के मामले में एक देश और है, चाइना। बिल्कुल है। और इसके साथ साथ अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, तो उसमें सबसे आगे है जापान। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जापान कभी हमेशा से ऐसा नहीं था, आप भी जान रहे हैं। जापान कई बार तोड़ा मरोड़ा गया और फिर खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ जापान नहीं, न जाने बहुतेरे ऐसे देश हैं जो भारत के बाद आजाद हुए और बहुत बुरी और दयनीय स्थिति थी, लेकिन आज वो कहाँ है? हैप्पीनेस इंडेक्स में अव्वल आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के मामले में अव्वल आ रहे हैं, ताकत में अव्वल आ रहे हैं। हम क्यों पिछड़ते? चलिए हम बताते हैं आपको। आपने जापान का और चाइना का, दोनों बहुत अच्छे देशों के नाम लिए। 1949 में जापान का राज्य था कहां? चाइना में। जापान के हाथों चाइना गुलाम था 1949 में। हम आजाद कब हुए? 1947 में। और चाइना आजाद हुआ 1949 में, यानी कि 2 साल बाद। सबसे बड़ा सवाल यह है भाई साहब, आप कल्पना करिए कि चाइना आज कहां है।
हमसे कोसों दूर है, हम उसके आसपास भी नहीं है, और ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए। उसका सीधा सा कारण मैं आपको सब बताता हूँ, आपको भी जानकर हैरानी होगी, क्योंकि आप पत्रकारिता जीवन में हो, आप लोग बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, तो आज आपको एहसास होगा कि सच कहाँ है, एक्चुअल में है क्या। हम जब आजाद हुए ना 1947 में, तो हमने क्या किया, आज भी हमारे यहाँ अंग्रेजों के बनाए कानून चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण कानून 1882 इंडियन करेंसी एक्ट, पैसा उन्हीं के कानून पर छप रहा है। 1860 पुलिस एक्ट, 1861 जेल एक्ट, क्राइम, मतलब इतने दमनकारी जो कानून है वो सब आज तक चल रहे हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जैसे ही चाइना आजाद हुआ, चाइना ने सबसे पहले क्या किया, हम गुलाम किससे थे, उन्हें जापान से। जापानियों का नाम लेना बंद कर दो, जापान के नाम की सिंगल किताब चाइना में नहीं पढ़ाई जाती। आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है कि हम गुलाम किससे थे, वो सुनते हैं सिर्फ, पढ़ते नहीं है। समझ रहे हैं आप कितना बेसिक है। उसने क्या किया, चाइना ने जापान का नाम ही खत्म कर दिया अपने देश से। जब चाइना अपने देश से जापान का नाम खत्म कर देगा तो दूसरे देशों को क्या पड़ी है कि वो बताए। हुआ ये कि उसने ये खत्म किया। इसके बाद दूसरा क्या किया, जाति पात खत्म कर दी। जापान ने नहीं, चाइना ने। जापान ने तो से तो आजाद हो गया, जापान चला गया अपने यहाँ। चाइना ने क्या किया, अपने यहाँ सबसे पहले जापान का नाम निशान हटा दिया कि हमारे यहाँ कोई जापान से गुलाम थे नहीं थे, किसी को पता ही नहीं है। सबसे पहले सुनिए कि जितने भी जापान के जो वहाँ उनके शासक थे, उनके नाम पे सड़कें थी, बिल्डिंग थी, सारे नाम बदल दिए, नेगेटिव इतिहास मिटा दिया। बिल्कुल। अब हम उस पर अपने इंडिया में आते, क्या होता है, अपने उल्टा क्यों हो रहा है। इसके बाद क्या किया उसने, जापान का हटा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हटा दिया, जो उनके मुसलमानों के जो मस्जिद बनी थी उनके गुम्बद उड़ा दिए, सब कुछ खत्म कर। उसने कहा भैया हमारे यहाँ ये पूजा धर्म नहीं होगा, आप काम करिए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए, मजे करिए। हमने क्या किया, जैसे हम आजाद हुए तो आज तक अकबर रोड आपने नाम सुना है, सुना ही होगा। हम पढ़ाते अपने बच्चों को क्या है, हमें अंग्रेजों ने मारा, हमें बाबर घसीट के ले गया, हमारी महिलाओं को हुमायूं ने एस्तेसी कर दी, जौहर करना पड़ा, जौहर, मतलब ये पढ़ाते हैं हम। क्यों पढ़ाते हैं? अच्छा, इसकी जरूरत क्या है? मुगलों से हम पिटे, इसकी बच्चों को पता नहीं है क्या जरूरत है। अब बताइए, ये बताइए ना, पृथ्वीराज चौहान थे हमारे यहाँ, चंद्रशेखर आजाद थे हमारे यहाँ, अपने बारे में बताइए ना। हम क्या कहते हैं कि सब अकबर उठा के ले गया था जोधा भाई को। जोधा भाई नाम का कुछ है ही नहीं, इतिहास ही नहीं है, और उस पर फिल्म बनती है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि सरकार उसमें साथ देती है। सरकार चाहे ना तो एक दिन में खत्म कर दे। अभी हमारा डिस्कस चल रहा था, लॉर्ड डलहौजी कौन है भाई? ये अकबर रोड क्यों बना हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बना हुआ है, तो उसका नाम रख दो ना, भारतीय गेट कर दो उसे। जैसे आप बॉम्बे गए होंगे, आपने देखा हो गेट वे इंडिया देखा है। जैसे तो कौन आया था भाई साहब, विक्टोरिया की स्वागत के लिए आया था। अरे तोड़ दो साले को, या टंसी खत्म करो, है क्या वो, या उसका नाम बदल दो। लेकिन नहीं, हम आज भी पिटने पर विश्वास करते हैं। चाइना क्या करता है, वहां चाइना में कैथिस्ट बहुत है, और वो इतना आ गया आप सोच भी नहीं सकते। वहां पूजा नहीं होती, धर्म नहीं होती, कुछ मतलब वहां कोई होते ही नहीं है। और यहाँ ईद पे क्या होगा, सड़कों पे लोग नमाज करेंगे, और सरकार किसमें बिजी रहेगी, उन्हें सुरक्षा देने में, कि कहीं उपद्रव ना हो जाए, क्योंकि दंगा फसाद ना हो जाए। वोट बैंक की राजनीति, और उसमें पैसा अलग खर्च होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा सिक्योरिटी लगेगी उतना ज्यादा पैसा लगेगा, उतना ज्यादा वक्त समय तो उतना ही है ना हमारे पास। चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जो साइबर क्राइम करते हैं, फ्रॉड करते हैं ना, जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं, कहाँ बैठ के मेरे काम है, कितने बुद्धिमान होते होंगे, सोचो आप। अगर वो पॉजिटिव वे में काम करें तो हो सकता है इससे ज्यादा सम्मानित जीवन जिए और इससे अच्छा कमाएं। मानते हो ना आप? कितने इंटेलिजेंट होते हैं यार। आप यहाँ बैठे हो, आपने मोबाइल खोला, आपके पैसे निकाल लिए। सर इसमें बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ बात कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ। थोड़ी देर पहले जब आप जो बता रहे थे कि किसी को आए 40% उसका एडमिशन सरकारी में हो गया, हाँ। हमारे यहाँ 90, जो मैं गधे और घोड़े वाली रेस की मैं बात कर रहा था। अब मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि तरक्की की जो बागडोर है, हाँ। वो युवाओं पर है। हमारा देश युवाओं का है, युवाओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप हो गई, कोटा हो गया, जो आरक्षण हो गया, उस पे बेस पे जो सीट दी जाती है, वहां पर भी ये वाला फॉर्मूला बैठता है। क्योंकि कोई व्यक्ति है SC/ST कोटे वाला और 40-50% लाया, उसको गवर्नमेंट कॉलेज बन गया, और कोई जनरल कैटेगरी वाला है, OBC वाला है, उसके 80-90 आए हैं लेकिन उसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, तो छोटा मोटा कोई कॉलेज मिल गया, वहां से पढ़ लिया, फिर गलत संगति, उसके बाद वो साइबर ठग बन गया। तो ये जो 54-55% वाले हैं जो अधिकारी बन के बैठ गए हैं,
तो ये 80-90% वाले अगर चोरी करेंगे तो क्या ये पकड़ पाएंगे? बिल्कुल सही बात। तो नहीं, मैं वही कह रहा हूं, जब तक इससे सरकार बाहर नहीं निकलेगी, तो इससे का मतलब होता है वोट बैंक की राजनीति से। मंडल कमीशन लाया गया, विश्वनाथ प्रताप सिंह लाए, कौन थे? सवर्ण थे। सिर्फ जातिवाद वो वहां थोप दी गई क्योंकि हमें वोट मिल जाए। अभी यूजीसी आया, आपने देखा होगा, यूजीसी आया। यूजीसी का जो पहला चैप्टर है वो, उसमें 6 वो है फैक्ट है, दूसरा आया उसमें 7 हैं, तीसरा आया उसमें 9 हैं। पता ही नहीं है बनाने वाले को। आप कल्पना करिए, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, एचआरडी मिनिस्टर ओबीसी, राष्ट्रपति एसटी, हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री ओबीसी, वहां हम जाति की बात करते हैं कि भेदभाव हो रहा है। चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जब से आए हैं दोबारा, फिर पहले मायावती ने कहर बरपाया, मुख्यमंत्री बन गई। आप सुनो, जातिगत राजनीति करके लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए, हालांकि वो समाजवादी जनता थे। को क्यों नहीं समझ में आता सर? जनता भी तो समझती है। जनता को समझ में इसलिए नहीं आता, जनता के पास ज्यादा ब्रेन अगर होता ना तो हम गुलाम नहीं हुआ होते। जनता वही करती है जो उसे समझाया जाता है। यार जिसके पास रोटी, अच्छा ये बताइए पलायन किसे कहते हैं? आज हमारे ऋषभ जो स्वदेश न्यूज के एक स्टार एंकर हैं, वो अगर यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो उसे पलायन नहीं बोलते हैं, उसे विकास बोलते हैं। एक हमारा गार्ड अगर यहाँ से लेकर दिल्ली जाता है तो उसे पलायन बोलते हैं, क्योंकि वो अपनी रोजी कमाने के लिए जा रहा है। 20,000 रुपए की नौकरी करने जा रहा है, 15,000 रुपए की नौकरी करने जा रहा है, 10,000 रुपए की नौकरी करने जा रहा है। जब वो 1 साल वहां काम करेगा, 1 लाख रुपए वहां से इकट्ठा करेगा, घर लेके आएगा, 50,000 खर्च हो जाएगी, 50,000 में अपने घर की टूटी दीवार बनवाएगा, उसे पलायन बोलते हैं। वो पेट के लिए जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि जो आम आदमी है वो इसमें लगा हुआ है, पेट में लगा हुआ है। उसे 10,000 रुपए मिल जाते हैं ना, उसे लगता है अरे क्या हो गया यार। और ये बात सरकार समझ गई है, राजनीतिक पार्टी ये बात समझ गई है कि 10,000 उसे दे दो तो वो उसकी चिट्ठी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे यार ये तो उसी 10,000 इतना बड़ा है, बिहार में क्या हुआ? अब कल्पना करो बिहार में क्या हुआ, 10,000 रुपए दे दिए, जीत गए, भगवान मान लिया गया उन्हें। अरे यार, क्योंकि भूल ही जाते हैं वो। उन्हें लगता है कि यार ये नगद आया। अच्छा, उनका भविष्य उन्हें लगता ही नहीं है कोई। बिहार में और गुजरात में बेसिक फर्क है। एक स्टेटमेंट आया कि साहब हम चाहते हैं गुजरात का मजदूर एसी ट्रेन में बैठ के गुजरात जाए मजदूरी करने। क्या स्टेटमेंट है यार? अब वही फैक्ट्री लगा दो ना गुजरात में, उसमें बिहार में क्या दिक्कत है? यूपी में लगा दो, एमपी में लगा दो, लेकिन नहीं, बहुत सारी विसंगतियां हैं। अच्छा सर, वापस टॉपिक पे आते हैं, जापान वाले में। जापान का जो जिक्र कर रहे थे आप, टेक्नोलॉजी मामले में है, लेकिन इससे पहले जब नागासाकी हिरोशिमा में जो ब्लास्ट हुए थे उसके बाद क्या स्थिति थी जापान की, और अभी क्या स्थिति है जापान की? बिल्कुल उलट है, बिल्कुल काया पलट है। बेसिक फैक्टर आप किसको मानते हैं कि हिंदुस्तान में वो चीज जरूरी है जापान जैसा बनने के लिए? बेसिक फैक्टर ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ी, ये अगर है। अच्छा ये बताइए यार, बड़ा कॉमन सेंस, हम लोग मालूम किस में जीते हैं? अभी हम हमारे बुजुर्ग से पूछा जाए कि कितनी उम्र होगी, तो 60-65 साल, जब तक सांसें भगवान देगा जब तक चलेगी। यही स्टेटमेंट है, यही है ना, जब तक भगवान सांसें हैं तब तक है, यही स्टेटमेंट है। मेरे समझ में आज तक ये नहीं आया, जापान में औसत आयु 90% है, मतलब 90 साल है। 90 साल, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ कितनी है? 65-70। क्यों भाई? क्या भगवान जापान में जी पैदा करने वालों को अलग आयु देता है, हमारे यहाँ अलग देता है? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों ने उसे डेवलप किया है। उनके पास इतना समय नहीं है, वो फालतू के काम नहीं करते। उनकी राजनीतिक सोच, राजनीतिक इच्छा शक्ति और किसी के लिए समर्पण करना। अब एक छोटी सी चीज देखिए, हम नेता लोग पैसा कमाते कहाँ ले जाते हैं? स्विस बैंक में जमा कर देते हैं। स्विस बैंक कहाँ से चल रहा है? हमारे पैसे से चल रहा है। पैसा किसका है? क्या नेता साला ये कौन सा पुदीना बो देते हैं ये लोग? तो जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बनेगी, मजबूत नहीं होगी, और ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा, और ये वोट बैंक की राजनीति कि साहब 10,000 देके वोट खरीदना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हाँ, दौर आएगा तय है, क्योंकि अब युवा जाग रहा है। हमारा युवा, हम जैसे लोग बोलने को मजबूर हुए हैं, आज बोल रहे हैं ना, खुल के सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। धार्मिक माहौल को कैसे मानते हैं? धार्मिक माहौल कई बार देखिए, क्योंकि धार्मिक माहौल के चलते कितना ज्यादा क्लैश हो जाता है कि गुजरात में कुछ होता है और उसका असर पूरे देश में पड़ता है। इसमें मैं बोलने वाला था, लेकिन बड़ा लंबा टॉपिक है, फिर भी हम छोटी सी चीज आपको बता देते हैं। अपने यहाँ 28 राज्य हैं। वैसे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और अपने दर्शक से भी निवेदन करते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुने। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित हैं, 36 हो गए। सिर्फ 8 राज्यों में अंधविश्वास कानून लागू है, सिर्फ 8 में। वहां पर बाबा मौलवी कोई नहीं पनपते। मालूम कहां पनपते हैं? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में। मालूम क्यों? यहाँ कानून लागू नहीं है। इन बाबाओं में हिम्मत है ना, तो जाके महाराष्ट्र जाएं,
असम जाएं, बिहार में नहीं पनपते। बिहार में अंधविश्वास कानून लागू है, झारखंड में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, असम में लागू है, राजस्थान में लागू है। वहां नहीं जाएंगे ये लोग। ये लोग भाषण देने वहां पर कथा करने नहीं जाते कि वहां पर्ची निकालेंगे, उन्हें सरकार बंद कर देगी तय। तो ये जब तक कानून, देखो कानून से बड़ा गुंडा तो कोई है ही नहीं यार। कानून ऐसा बन जाए ना यार, आदमी मोटरसाइकिल चोरी। अब हैदराबाद में अभी गया था रामाजी राव फिल्म सिटी शूट करने, पूरे हैदराबाद में घूमा। लोग हेलमेट टांग देते हैं, बैग टांग देते हैं, रात भर टंगा रहता है। अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है पार्किंग में तो पुलिस भी नहीं छूती, रोड पे खड़ी तो पुलिस उठा के ले जाएगी। बस चोरों की हिम्मत ही नहीं है। हमारे इंडिया में 2 जगह ऐसा हो रहा है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? यहाँ गाड़ी पार्क कर तो हेलमेट गायब। आपका भी हुआ होगा एक आध बार, मंदिर से चप्पल चोरी हो जाती है। तो जब तक राजनीतिक इच्छा सकती है और जो सरकार में लोग बैठे हैं ये मजबूत नहीं होंगे, साहब तय मान लीजिए तो ये होना तो है, होगा जरूर। नहीं तो आप स्थिति मालूम क्या बनेगी? नेपाल प्रमाण है, श्रीलंका प्रमाण है, बांग्लादेश प्रमाण। ऐसा ही होने वाला है। तय मान। ऐसे मुद्दों पर, टॉपिक पर बात करना और इस बातों का, इस ज्ञान का निचोड़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बीड़ा सर ने उठा लिया है। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।